हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे और कौन से गवर्नर जनरल आए और वायसराय आए। देखिए स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ये बहुत डिटेल में नहीं है कि मैं आपको बहुत डिटेल में हिस्ट्री बता रही हूँ। एक्चुअली ये सिर्फ एक रिवीजन टाइप का है, क्योंकि 2.5 महीने में कोई भी कोर्स ख़त्म नहीं हो सकता है, वो प्री का हो, मेंस का हो, एसआई के लिए उसके लिए समय लगता है। लेकिन ये सिर्फ जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके लिए सिर्फ ये एक रिवीजन वीडियो है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अब देखते हैं कौन से आए हमारे गवर्नर जनरल। लॉर्ड डलहौजी के बाद आते हैं लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 1862 में इनके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी वह थी 1857 की ऐतिहासिक विद्रोह या फिर 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी इसने भारत का जो शासन था वो अपने हाथों में ले लिया, और वहीं से ब्रिटेन से ही वो अपना एक वायसराय भेजती थी भारत के शासन की देख रेख करने के लिए। इसलिए लॉर्ड कैनिंग जो थे वो लास्ट अंतिम गवर्नर जनरल रहे। उसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने जब भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया तो वह एक वायसराय नियुक्त करती थी जो भारत का शासन संभालता था। तो उस तो इस तरह से लॉर्ड कैनिंग जो है पहले वायसराय बने ब्रिटिश सम्राट के। 1857 की क्रांति हुई इसमें, जिसमें भारत का शासन जो है वो ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। 1861 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई कहाँ? कलकत्ता में, मद्रास में और मुंबई में। और जो सदर अदालतें थी और सुप्रीम कोर्ट था उनको हटा दिया गया और उच्च न्यायालयों की स्थापना कर दी गई कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में 1861 में। उसके बाद 1866 में जो है एक न्यायालय की स्थापना हुई। उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ? आगरा में हुई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। 1856 में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में 7 दिसंबर 1856 को पहला कानूनी विधवा का जो जो विवाह हुआ था वो करवाया गया था। 1856 में जो पैतृक संपत्ति संबंधित कानून आया। इस कानून के अंतर्गत क्या था कि यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो भी उसे उसकी पैतृक संपत्ति पाने का अधिकार होगा। 1857 में एक महालेखा परीक्षा का पद बनाया गया और यही यही जो पद था महालेखा परीक्षक, स्वतंत्रता के बाद उसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद के नाम से जाना जाता है, जो अभी भी कार्यरत है। भारत शासन अधिनियम 1858 में जो है मुगल सम्राट का जो पद था उससे समाप्त कर दिया गया था। 1858 में मैकाले ने एक दंड संहिता बनाई थी जिसे कानून बना दिया गया था। कब? 1858 में। व्यक्तिगत सिद्धांत जो था डलहौजी का उसे 1858 के शासन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया और इसी एक्ट के तहत जो है पोर्टफोलियो प्रणाली जो थी उसे लागू कर दिया गया था। इसके बाद लॉर्ड एल्गिन आते हैं जिनका कार्यकाल था 1862 से 1863, 1 साल के लिए ही आए थे ये। इनके समय में वहाबी आंदोलन का दमन किया इन्होंने। किसने? लॉर्ड एल्गिन ने 1863 में। और 1863 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है धर्मशाला धर्मशाला में इनकी मृत्यु हो जाती है। लॉर्ड लॉरेंस आए। इनका कार्यकाल था 1864 से 1869 तक। इन्होंने अफगानों के लिए अफगान जो थे उनके लिए अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है।
इनके समय में बहुत भीषण अकाल पड़ा था। उड़ीसा में 1866 में और बुंदेलखंड के राजपुताना में 1866 से 1868 से 1869 तक जो है एक भीषण अकाल हुआ था उस समय। और इसी कारण इन्होंने एक अकाल आयोग की स्थापना की। किसके नेतृत्व में? हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में। 1865 में एक जो सबसे पहली जो समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई किसके किसके बीच, जिसकी वजह से भारत और यूरोप के बीच जो है एक समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी 1865 में। लॉर्ड मेयो आए, इनका कार्यकाल था 1869 से 1872 तक। इन्होंने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो होता है उसकी भी इन्होंने स्थापना की थी। कब? 1872 में ही। लेकिन इनकी मृत्यु जो अफगान शेर अली अफरीदी था, उन्होंने 8 फरवरी 1872 को इनकी हत्या कर दी थी। पहली बार भारत में अगर जनगणना की बात करें तो लॉर्ड मेयो के समय में ही हुआ था। पहली जनगणना जो है 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और स्वेज नहर खुल गया था, जिसकी वजह से भारत और ब्रिटेन के बीच जो व्यापार होता था उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। अब आते हैं लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक। इनका कार्यकाल था 1872 से 1876 तक। इनके समय में जो हम भयानक अकाल पड़ा था बंगाल में। और इन्होंने क्या किया कि मल्हार राव गायकवाड़ जो कि बड़ौदा के थे, उन्हें भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके मद्रास भेज दिया और उन्हें उनके पद से हटा दिया था। किनको? मल्हार राव गायकवाड़ को उनके पद से हटा दिया और भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके मद्रास भेज दिया था। पंजाब का जो प्रसिद्ध कूका आंदोलन था वो लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक के समय में ही हुआ था। लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य जो है वो करों को हटाना है तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को रोकना है। चलिए स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं कि लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक के बाद कौन से वायसराय आए थे। लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक के बाद आए थे लॉर्ड लिट्टन, जिनका कार्यकाल था 1876 से 1880 तक। यह एक उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार थे, जिसके कारण इन्हें जो है ओवन मेरिडिथ के नाम से भी जाना जाता था। लॉर्ड लिट्टन के समय में अकाल पड़ा था बम्बई, मद्रास, पंजाब, हैदराबाद और एमपी में। 5 स्टेट में उस समय अकाल पड़ा था लॉर्ड लिट्टन के समय में, जिसकी वजह से इन्होंने रिचर्ड स्ट्रैची के नेतृत्व में एक अकाल आयोग की स्थापना की। कब? 1878 में। 1 जनवरी 1877 को पहला दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी इसी दिल्ली दरबार में। वर्नाकुलर का जो प्रेस एक्ट था उसको 1878 में लागू किया गया, क्योंकि उस समय जो समाचार पत्र छपते थे भारत में, उसमें इस एक्ट के तहत कहा गया कि यदि किसी भी समाचार पत्र में आपत्तिजनक चीज छापी जाएगी तो सरकार जो है वो समाचार पत्र का जो प्रिंटिंग प्रेस है उसके साथ साथ उसकी सारी संपत्ति को भी जब्त कर लेगा। खास करके जो समाचार पत्र था सोम प्रकाश, इसको प्रतिबंधित करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। पायनियर समाचार पत्र जो था उसने वर्नाकुलर का जो प्रेस एक्ट था उसका समर्थन किया था। लॉर्ड लिट्टन के समय में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम आया 1878। इस अधिनियम के तहत क्या था कि यदि कोई भी व्यक्ति शस्त्र रखता है या फिर व्यापार करता है शस्त्रों का, तो उसके पास लाइसेंस होना अनिवार्य कर दिया गया था। लॉर्ड लिट्टन ने क्या किया कि सिविल सेवा परीक्षा में जो प्रवेश की आयु थी
उसको घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया था। 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष कर दिया था। इन्होंने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की, मुस्लिम शिक्षा को सुधारने के लिए और मुस्लिमों की जो शिक्षा थी उसको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी अलीगढ़ में। उसके बाद लॉर्ड रिपन आए। इनका कार्यकाल था 1880 से 1884 तक। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको समाप्त कर दिया और इन्होंने कहा कि इन्होंने वैसी ही स्वतंत्रता हिंदी भाषा में भी छपने वाले समाचार पत्रों को दी जैसी बाकी सारी भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों को दी गई थी। ग्लैड स्टोन के परामर्श पे लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर का जो प्रेस एक्ट था उसे 1882 में समाप्त कर दिया। सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की जो आयु थी इन्होंने 19 वर्ष से बढ़ा करके 21 ईयर कर दिया था। उसके बाद लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इन्होंने भारत में 18 मई 1882 को एक स्थानीय स्वशासन कानून बनाया जिसके अंतर्गत भारत के जितने भी प्रांत थे उनमें स्वशासन अधिनियम बनाया गया था। 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी भारत में। 1872 में जो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था जनगणना, उसके बाद जो है 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। इस जनगणना के बाद हर 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना होती थी और वह आज भी होती है। 1881 में जो जनगणना हुई थी उसमें हैदराबाद और राजपुताना को शामिल नहीं किया गया था। 1881 में पहला कारखाना अधिनियम आया था जिसके तहत जो है 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करना वर्जित था और 7 से 12 वर्ष के जो श्रमिक थे उनसे 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाया जा सकता था। लेकिन यह जो अधिनियम था कारखाना अधिनियम, यह चाय, कॉफ़ी और नील की जो खेती थी उस पे लागू नहीं होता था। लॉर्ड रिपन ने विलियम हंटर के नेतृत्व में शैक्षिक सुधारों के लिए एक आयोग का गठन किया था। 2 फरवरी 1883 को इल्बर्ट बिल लाया गया। इस बिल में क्या था कि अगर कोई भी यूरोपीय है और उसने कोई अपराध किया है तो उसका मुकदमा जो है वो भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा होना था, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने विद्रोह किया कि जो भी अगर कोई यूरोपीय है तो उसका मुकदमा भारतीय न्यायाधीश द्वारा नहीं सुना जाएगा और उन्होंने यूरोपियों द्वारा किए इस बिल के विरोध में जो विद्रोह किया गया उसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी। लॉर्ड डफरिन आए। लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था वो 1884 से 1888 के बीच था। इनके समय में होता है तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1888 तक। इस युद्ध के बाद जो है बर्मा को अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से अंग्रेजी सरकार के अधीन कर लिया था। लॉर्ड डफरिन के समय में टेनेंसी एक्ट आया। तीन जो प्रांत थे वहाँ बंगाल, अवध और पंजाब में टेनेंसी एक्ट आया था लॉर्ड डफरिन के समय में। इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना ये हुई थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसके नेतृत्व में? ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में की गई थी। इसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन आए। इनका कार्यकाल था 1888 से 1894 के बीच। इनके समय में भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है डुरंड रेखा खींची गई थी।
और 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम आया था, जिसके तहत ये था कि जो भी महिलाएं थी, श्रमिक, उनसे 11 घंटे से अधिक प्रतिदिन आप काम नहीं करवा सकते हैं और उन्हें हफ्ते में एक दिन छुट्टी भी दी जाएगी। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं कि आगे के हमारे वायसराय कौन कौन आए थे। लॉर्ड एल्गिन आए, लॉर्ड एल्गिन सेकेंड आए, जिनका कार्यकाल 1994 से 1999 था। इनके समय में बहुत सी इम्पोर्टेंट घटनाएं नहीं हुई थी, बस सिर्फ एक ही हुआ था, अकाल पड़ा था 1895 से 98 तक में यूपी, बिहार, पंजाब और एमपी में। इनके बाद आए लॉर्ड कर्जन। इनका कार्यकाल बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया, जिसके तहत इन्होंने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारतीय स्वर्ण मुद्रा घोषित किया था। 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम लाया गया। इन्होंने जो लॉर्ड रिपन का जो स्वशासन अधिनियम था, उसको हटाते हुए इन्होंने कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम लाया था। 1909 ईस्वी में सिंचाई आयोग की स्थापना मानक्रीफ के अध्यक्षता में की गई। रेलवे आयोग की स्थापना किया गया थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। पुलिस आयोग की अध्यक्षता एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। और विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया थॉमस रैले की अध्यक्षता में। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और इन्होंने भी एक अकाल आयोग का गठन किया एंटोनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि इन्होंने प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 में लागू किया, जिसके तहत इन्होंने भारत के जो भी ऐतिहासिक स्मारक थे उनकी मरम्मत और सुरक्षा के लिए उन्होंने एक भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, जिसके तहत ये ऐतिहासिक स्मारकों के का मरम्मत और सुरक्षा पे ध्यान दिया जा सके। 1904 में इन्होंने सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित किया, जिसके तहत सहकारी समितियों की स्थापना की गई ताकि किसानों को उचित ब्याज पर कर्ज दिया जा सके। 1901 में इन्होंने कृषि इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया। 1905 में इन्होंने पूसा में कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना की। उसके बाद लॉर्ड कर्जन के समय में ही विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनाया गया था। कहाँ? कलकत्ता में। भारत के विरोध में अगर कोई काम किया था इन्होंने, लॉर्ड कर्जन ने, तो वह था बंगाल का विभाजन। 1905 में किया गया था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई थी। कहाँ पे? शिमला में। सितंबर 1905 में जो ब्रिटिश सम्राट थे उनकी स्वीकृति भी प्राप्त हो गई थी कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन योजना को लागू कर दिया गया था। इसे दो भागों में बांटा गया था, पूर्वी बंगाल, उसके साथ असम, और दूसरा था पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की जो राजधानी थी वो ढाका को बनाई गई थी और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया था। लॉर्ड कर्जन के बाद आए लॉर्ड मिंटो द्वितीय सेकंड। इनका जो कार्यकाल था वो 1905 से 1910 तक था। इनके समय में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा, और उन्होंने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 में। दूसरा जो कार्य था इनके कार्यकाल में 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस का इसमें विभाजन हो गया था दो भागों में, गरम दल और नरम दल में।
1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार हुआ था, जिसके तहत जो है मुसलमानों को अलग निर्वाचन आयोग की स्थापना की व्यवस्था किया गया था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। इनका कार्यकाल 1910 से 1916 तक था। इनके समय में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम, वो भारत आए और इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और इन्होंने घोषणा किया कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली बनाया जाएगा। उसके बाद 1912 में दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बनी। 28 जुलाई 1914 को लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के कार्यकाल में ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग को 1916 में बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। बॉम्बे क्रॉनिकल्स जो था उसका प्रकाशन किया गया था फिरोज शाह मेहता के द्वारा।